नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट अकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में हमारे कैबिनेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए एक नई संस्था यानी कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और उसके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, क्या है ये एजेंसी और किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, जो आने वाले युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसी भी एक एजेंसी पर होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी प्रशासनिक सेवाओं की जो भर्तियां होती हैं उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी SSC की होती है। रेलवे के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं उसके अंदर जो एग्जाम कराने की जिम्मेदारी होती है वो RRB की होती है। इसी तरीके से हमारे पास बैंकिंग की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है, जो कुछ बचे हुए थोड़े बहुत सेक्टर्स को छोड़कर एक संपूर्ण जिम्मेदारी बैंकिंग सेक्टर की किसको दी गई है, IBPS के द्वारा। तो इसी तरीके से हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक एग्जाम्स जो होंगे उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, NRA को, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज CET। तो देखते हैं कि इसके अंडर हाल ही में जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके अंदर जो 3 बड़े सेक्टर्स जो इंक्लूड किए गए हैं वो है हमारे पास SSC, रेलवे और साथ ही साथ बैंकिंग। ठीक है, हालांकि आगे प्रक्रिया जारी है कि इसके अंदर बाकी भी जो एग्जाम्स है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट की गाइडलाइन के द्वारा अभी जो एग्जाम्स इसके अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं वो है हमारे पास SSC, रेलवे और बैंकिंग। इन सारे एग्जाम्स की जो संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है वो किस एजेंसी को दी गई है, NRA दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली है CET। अब इस एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और डिटेल में लेकर चलता हूँ। बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत सारे लोगों की गलत फहमियों को दूर करते हुए सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारे पास RRB या CET एग्जाम है ये अप्लाई होने वाला है 2021 से। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये शायद 2020 में ही अप्लाई किया जाएगा। तो 2020 तो लगभग हमारे पास गुजरने को ही है, क्योंकि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़कर जो संपूर्ण 2020 जो गुजरा है वो लॉकडाउन में गुजरा है। जल्दी हमारे पास दिसंबर और फिर उसके बाद 2021। तो इसका जो एप्लीकेशन है सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का वो कब से है, 2021 से। और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स अभी हाल फिलहाल के लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं। वो है हमारे पास SSC, रेलवे और बैंक। आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो NRA है ये CET एग्जाम्स को साल में 2 बार कंडक्ट कराएगा। तो हमारे पास कोई भी कैंडिडेट विद इन गिवन एज लिमिट उस एग्जाम को साल में 2 बार दे सकता है। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न होने वाला है वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और एग्जाम्स की जो प्रक्रिया होगी वो होगी हमारे पास ऑनलाइन। और एक चीज हमें और बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है कि अभी तक जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते थे वो हमें 2 ही भाषा में देखने को मिलते थे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। लेकिन हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं मेंशन की गई हैं, अब ये जो एग्जाम है उनमें से 12 भाषाओं पर आधारित होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे पास रीजनल कैंडिडेट है जिनको हिंदी और इंग्लिश भाषा में दिक्कत होती थी, तो ये जो एग्जाम है हमारे पास 12 भाषाओं में कंडक्ट होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का स्कोर होगा, जो भी आपने दिए गए एग्जाम्स में जो भी स्कोर किया है वही आपका कट ऑफ होगा। अब इस बात को जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए कि आपने एक बार CET का एग्जाम दिया और आपके एग्जाम में मार्क्स थे सपोज 150, तो यही आपके लिए आपका कट ऑफ होगा। अभी कट ऑफ कैसे होगा जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास 3 एग्जाम है जैसे SSC, रेलवे और बैंकिंग। तो अब इस कट ऑफ को किस तरीके से यूज किया जाएगा इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि सपोज मान लीजिए कि SSC के अंदर कुछ भर्तियां निकली और उन्होंने कहा कि जिन लोगों का CET में स्कोर 160 है वो आकर हमारे पास अगले नेक्स्ट ईयर 2 के लिए एलिजिबल है। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारे पास रेलवे ने अगर कुछ भर्तियां निकाली और उन्होंने बोला कि जिनका भी कट ऑफ 140 है वो आ जाए और यहाँ पर Tier 2 के लिए वो एलिजिबल है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं और उन्होंने बोला कि यदि अगर हमारे पास 160 जिनका भी कट ऑफ है वो लोग आ जाए और वो Tier 2 के लिए एलिजिबल। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है, जरा सबसे पहली चीज तो इस चीज को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो भी आप लोग CET में स्कोर करेंगे, CET जस्ट केवल हमारे पास एज अ
प्राइमरी लेवल यानी कि प्रीलिम्स के लिए काम करेगा, है ना, एज अ प्राइमरी लेवल या फिर टियर 1 के लिए काम करेगा। ठीक है, अभी जो टियर 1 है इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों ने हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके के एग्जाम्स के लिए हमारे पास पहले क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीईटी जो एग्जाम्स है वो केवल टियर 1 की तरह काम करेगा। आगे के जो फेजेस हैं वो एज इट इज होंगे, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। उनके जो नेक्स्ट फेजेस हैं वो उन्हीं की जो प्री डिफाइंड पहले से जो तय की गई एजेंसीज हैं वही एग्जाम कराएंगी, वही उनका सिलेबस होगा। उन एग्जाम्स की प्रक्रिया के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है ना। तो ये जो हमारे पास सीईटी एग्जाम्स है ये केवल टियर 1 यानी कि पहले लेवल के लिए है। ठीक है, तो ये जो स्कोर कार्ड है यही हमारे लिए कट ऑफ होगा और इन्हीं के आधार पर जो भी कट ऑफ तय किया जाएगा इन सेक्टर्स के द्वारा, इन्हीं स्कोर कार्ड्स के आधार पर आप इसके अंदर इनकी सेकंड फेज के अंदर एंट्री ले पाएंगे। अब ये कब तक वैलिड रहेगा इस बात को भी जरा बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपने हमारे पास किसी भी सीईटी के एग्जाम में जो भी स्कोर किया है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, है ना। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक बार जो एग्जाम में जो स्कोर कर लिया है वही आप 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं क्योंकि साल में एग्जाम जो है वो 2 बार होने वाला है और आपको इनफाइनाइट चांस मिलने वाले हैं अगर आपकी एज लिमिट के अंडर आप हैं तो, है ना। तो आपको अपडेशन करने का भी मौका मिलेगा। सपोज मान लीजिए यदि अगर आपने एक बार एग्जाम लिया आपके 150 मार्क्स है तो दूसरी बार आप इसको अपडेट कर सकते हैं, दूसरी बार एग्जाम देकर इन मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो बेस्ट मार्क्स होंगे वही हमारे पास 3 साल तक वैलिड होंगे। सपोज मान लीजिए, इस बात को भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि आपने पहली बार एग्जाम दिया तो आपके पास 150 मार्क्स थे, है ना। दूसरी बार आपने एग्जाम दिया तो आपके 160 मार्क्स थे, यानी कि दूसरी बार जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपके 160 मार्क्स आए तब से लेकर वो 3 साल तक के लिए वो वैलिड है। सपोज मान लीजिए आपने तीसरी बार एग्जाम दिया और आपके मार्क्स 140 ही है तो आप हमारे पास जो दूसरा जो एग्जाम था उसी को आगे तक फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा आप उसको उस पर्टिकुलर डेट से 3 साल तक वैलिड करवा सकते हैं। अब मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी कैंडिडेट को अपने विद इन एज लिमिट के अंदर इनफाइनाइट चांस उस एग्जाम्स को देने के लिए है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं हम सिलेबस के ऊपर। तो आप लोगों को एक चीज मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी सिलेबस के ऊपर कोई भी अपनी प्रक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन एक छोटा सा डिस्कशन मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों से कर लूं कि जितना मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो अभी तक हम देखते आए हैं कि एसएससी के अंदर थोड़ी सी एडवांस लेवल की मैथ्स रखी जाती है। ठीक है, रेलवे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जीएस और हमारे पास रीजनिंग पर। ठीक है, और अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर लूं आप लोगों से तो यहाँ पर मैथ्स का जो लेवल है वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता है जितना यहाँ पर एक इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास एक कॉमन टेस्ट कराया जा रहा है इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मेरे संज्ञान में अगर जो बात है, मैं अपने जहन में जिस बात को लेकर चलता हूं उसको अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो अब इन सारे सब्जेक्टों को एक कॉमन क्राइटेरिया दिया जाने वाला है, एक बराबर तवज्जो दी जाने वाली है, एक इक्विवेलेंट वेट दिया जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि कभी अगर ये एग्जाम अगर 200 मार्क्स का हुआ, है ना, सपोज ये केवल एक मेरा प्रेडिक्शन है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि कभी अगर ये जो सीईटी एग्जाम है ये 200 मार्क्स का हुआ तो इसमें सभी सब्जेक्ट को मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सभी को इक्विवेलेंट वेट दिया जाएगा, या फिर जितने भी मार्क्स का हमारे पास ये टेस्ट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन चारों ही सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट वेट दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए। तो इस बात को भी आप लोग अपने जहन में बिल्कुल क्लियर बनाकर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से टाइप ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन की, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें फ्लैशबैक में लेकर चलूं। जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर कुछ पोस्टें जो निकलती थी वो 10th बेसिस पर होती थी, कुछ पोस्टें 12th बेसिस पर होती थी और कुछ पोस्टें ग्रेजुएशन बेसिस पर होती थी। अब यहाँ पर इन सभी पोस्टों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट कराना तो
किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी जो सीईटी का जो एग्जामिनेशन लेवल है वो 10th लेवल पर अलग होगा, 12th लेवल पर अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग होगा। तो आप लोगों को तीनों लेवल के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सीईटी के इन तीनों लेवल का स्कोर कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, इन तीनों ही लेवल का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में इस तरीके के कुछ डाउट आने स्टार्ट होंगे कि जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर उन्होंने 12th लेवल का सर्टिफिकेट गेन कर लिया, 12th लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसको हासिल कर लिया, तो क्या वो 10th के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर आपने 12th लेवल का सर्टिफिकेट को हासिल कर लिया है तो आपको 10th लेवल का भी सर्टिफिकेट अलग से लेने की जरूरत है। या फिर इस तरीके से भी डाउट आप लोगों के मन में हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट अगर आ जाए तो आप लोग 10th और 12th के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों ही लेवल को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है और इन तीनों ही लेवल के एग्जाम्स यानी कि इन तीनों ही लेवल की जो वैकेंसीज हमारे पास निकलेंगी उनके अंदर एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को तीनों ही लेवल का सीईटी एग्जाम का सर्टिफिकेट को अपने पास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सीईटी लेवल का जो एग्जामिनेशन है ये हमारे पास तीनों डिफरेंट लेवल पर होगा, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो इनके आधार पर निकलने वाली जितनी भी वैकेंसीज होगी उनके लिए हमारे पास सेपरेट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरी गाइडलाइंस में मेंशन किया गया था। अभी तक जारी गाइडलाइंस के द्वारा सीईटी के जो एग्जाम्स है उसके अंदर लगभग 1000 सेंटर्स प्रस्तावित किए गए हैं। लगभग मेरा मानना यह है कि हमारे पास देश के अंदर जहाँ कहीं पर भी सीईटी एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको सेंटर बनाया जाएगा। तो अब ये जो परेशानियां होती थी कि पहले मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था, गुजरात के कैंडिडेट को बिहार जाना पड़ता था या बिहार के कैंडिडेट को असम जाना पड़ता था, इस तरीके की जो परेशानियां होंगी अब ये भी हमारे पास नहीं होने वाली है। तो लगभग जब कभी भी ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बनाया जाएगा तो हमारे पास कैंडिडेट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ज़्यादा परेशानियां नहीं होने वाली है। और ये जो पूरी चीज़ें हैं ये कोविड-19 को संज्ञान में रखते हुए बनाया गया है कि ताकि कैंडिडेट को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो लगभग 1000 सेंटर्स प्रस्तावित किए गए हैं जहाँ कहीं पर भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि लगभग हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बनाया जाने वाला है। तो अब हमारे पास कैंडिडेट को जो पहले एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जो परेशानियां होने वाली थी उनमें भी ज़्यादा परेशानी अब नहीं होगी। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को समझाने में बहुत हद तक सक्षम हो पाया हूँ। तो ये तो थी हमारे पास संपूर्ण जानकारी। और हाल ही में ये भी इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि ये जो एनआरए है ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स पर भी अप्लाई किया जाएगा। और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि आने वाली जितनी भी सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश में जो होंगी वो एनआरए यानी कि सीईटी के एग्जाम्स के स्कोर बोर्ड के आधार पर ही होंगी। तो आई होप मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो